नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। एक ऐसा शो जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। रोजाना की तरह आज की कमेंट्री में हमारा साथ दे रहे हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सर, रविवार यानी कल एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जो आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की, जिन्होंने मोदी पर एक निजी हमला बोला। इससे पहले कि लालू के उस स्टेटमेंट पर हम कोई टिप्पणी करते हैं, आइए सुनते हैं उनके भाषण का वो हिस्सा। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? तो सुना आपने लालू को ये कहते हुए, तुम बताओ ना कि तुमको कोई संतान क्यों नहीं हुआ, बताओ। शेखर जी, शर्मनाक है ये, बिलो द बेल्ट है। क्या आपका रिएक्शन है, क्या आपकी टिप्पणी है इस लालू यादव के स्टेटमेंट पर? नहीं, एक तो लालू जी इस वक्त कन्विक्टेड पर्सन है जो हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर आए हैं, बेल मिला है उनको। वो अभी खुल के वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे ये पता नहीं है कि वेदर ही इज वायलेटिंग सम ऑफ द कंडीशंस फॉर हिज बेल। किस तरह आप हेल्थ ग्राउंड्स में, क्योंकि आप आपका ये है, लेकिन हेल्थ ग्राउंड्स में बाहर आके खुलेआम आप एक मंच से कर रहे हैं। और ये भी आश्चर्य है कि ऑपोजिशन अलायंस भी, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस भी, विदाउट एनी काइंड ऑफ कुछ ये भी नहीं है कि एक कन्विक्टेड पर्सन ऑन करप्शन चार्जेस उसको अपने अलायंस के लीडर के तौर पर, एक आइकॉन के तौर पर पेश कर रहे हैं। और लगातार अभी वो अटेंड करना शुरू कर दिए। ये भी बड़े मुझे आश्चर्य चीज है। और जितने लोग बड़े कमेंट करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, इस पर भी उनको ध्यान देनी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, जिस तरह वो जो भाषा यूज कर रहे हैं और उनकी मदर को लेकर, उनका उनकी जो उनके मदर के देहांत के बाद इन्होंने मुंडन क्यों नहीं किया, आप इसलिए हिंदू नहीं हो, ये सब कहकर मुझे लगता है दोबारा मोदी जी को एक मौका दे दिया है पूरा इसको ये करने के लिए। जैसे पिछले बार चौकीदार चोर है करके जो शुरू करके, और सब जैसे सब लोग चौकीदार बन गए थे, इस बार भी आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि मेरे लिए सब, मेरे परिवार सारे परिवार है, तो मोदी का परिवार ही मोदी का परिवार है, ये कह के शुरू कर दिया। तो आज सारे नेता अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे सब कन्वर्ट कर लिए। तो फिर एक मौका आ गया मोदी जी को इसको जो पर्सनल अटैक्स जो है उन पर, उसको कन्वर्ट करने के लिए। एक तरफ मुझे लगता है कि क्या इसी तरह आप लोकसभा चुनाव के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसी को उठाना था, नंबर वन। नंबर टू, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि लालू एज अ, कैसे आप उसको एक ऑपोजिशन आइकॉन के रूप से कैसे अलायंस पेश कर रहा है, जो स्वयं कन्विक्टेड आदमी है फॉर्डर केस में। दूसरा, और लालू जब बोल भी रहे तो किस तरह बोल के, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करके, प्राइम मिनिस्टर पर्सनल अटैक करके, एक एक तरफ से
इंडिया अलायंस को ही ज्यादा नुकसान किया है। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री तुरंत उसको पर्सनल अटैक्स को हमेशा कन्वर्ट कर लेते हैं अपने एडवांटेज। वही बात फिर हुआ है जब जी लगातार, आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने उनकी चाय वाला करके शुरू किया था, बिल्कुल। और पहले मौत का सौदागर चाय वाला, फिर चौकीदार चोर है, फिर आज ये वाला। तो मुझे लगता है ऑपोजिशन और भी अपने आप को कंफ्यूज होते जा रहा है और अपने आप ही मुद्दा बना रहा है, जो मुद्दा मोदी जी के फायदे में जा रहा है। जी मेरा यही सवाल इससे जुड़ा हुआ था। आपने तो सारी बातें बोल दी, लेकिन जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर का चाय वाला या फिर राहुल गांधी का चौकीदार चोर है, ये सब एक बूमरैंग हुआ अपोजिशन पे ही। उसी तरीके से जैसे कि मैंने शो के शुरुआत में ही कहा कि कुछ ऐसा हुआ कल जिससे इस आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा बदलेगी। आपको लग रहा है कि ये उतना बड़ा इशू है? शायद अब अपोजिशन या लालू यादव खुद ये फील कर रहे होंगे कि उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया। फील नहीं मुझे नहीं लगता कोई फील करेंगे, क्योंकि जब लालू जी ये सारे बातें बोल रहे थे उस समय तो राहुल जी भी वहां स्वयं उपस्थित थे। और ये मैं अगर कहूं तो चाय वाला या चौकीदार चोर है उससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है अपोजिशन की बिल्कुल। तरफ से पीएम मोदी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप मोदी जी पर पर्सनल अटैक जितने बार करते हैं, वो नुकसान जो करने वाले पर होता है, ये बहुत अच्छी जानते हैं। और मोदी जी ने कह दिया, भाई मेरे पास परिवार नहीं है तो मेरा परिवार सारे लोग हैं परिवार, एक प्रकार से फिर दोबारा उस पर एक इमोशनल ये हो गया है। और ऑपोजिशन को देखिए जोर, अब क्या हो गया है हिंदी अलायंस में, अब लालू जी भी डैमेज करने लगे, राहुल जी का तो पहले डैमेज हो ही रहा था। जी अब कौन नेता बचा है अब ऑपोजिशन का? मतलब जब ऑपोजिशन समय आ गया है कि चुनाव दो में अभी मार्च 15 तारीख यानी 13-14 के बाद कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है। जी और ऐसे समय में जब 2 महीना के पूरा इलेक्शन मूड में आप ऐसे मुद्दे दे रहे हैं उनको, जी तो आप, वैसे आपका कुछ बन नहीं रहा था, सीट एडजस्टमेंट लेकर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, कुछ ऑल्टरनेटिव इश्यूज पॉलिसीज रखने के बगैर इस तरह की जो टिप्पणियां करके और भी बिलो द बेल्ट वाला रिमार्क्स है, इससे मुझे लगता है ऑपोजिशन को और भी नुकसान होगा। और ये मोदी जी इसको अच्छी तरह इसको ये कर लेंगे, इनको ही कैन ऑब्जर्व इट एंड ही कैन गिव इट बैक। ये तो कोई दो, ये नहीं आज से ही शुरू हो गया, सब मोदी की परवार हो गए, सब सब लिख ये रहे हैं। इतनी घिनौनी बात जो उन्होंने कही सबसे पहले कि तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुई अभी तक। अब दिक्कत ये हुई है कि उनकी 9 है और इनकी एक भी नहीं है, और ऊपर से ये 9 होने के चक्कर में या कई और होने के चक्कर में ये हमला करते रहते हैं पीएम। नहीं नहीं, देखिए लालू जी इस बात को क्यों बोले, इसको ये बात को इसीलिए छेड़े क्योंकि जो बार बार जो मोदी जी की तरफ से इन पर जो आक्रमण है वो है परिवारवाद। जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक जुड़ा हुआ मुद्दा करके प्रधानमंत्री सब जगह बोल रहे हैं और बिल्कुल। अच्छी इम्पैक्ट भी हो रही है। जी अब परिवार परिवारवाद को डिफेंड करते करते, भाई परिवारवाद इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है। जी तो परिवारवाद एज इफ इट इज जस्टिफिकेशन फॉर परिवारवाद। आपका अगर परिवार हो, अगर आप राजनेता हो, राजनीति में हो, तो आपका दायित्व बनता है कि अपने परिवार को राजनीति में लाने का रास्ता करवाने का काम है। सर, उस लालू के स्टेटमेंट पे फिर से एक बार मैं जाना चाहूंगा। तुम बताओ ना भाई कि तुम्हारे पास एक भी संतान क्यों नहीं है, तुम्हारे परिवार में एक भी संतान क्यों नहीं है? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास 9 है, मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं और तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है? ये देखिए, एक मतलब निकाल रहा हूं मैं। नहीं, उससे ज्यादा मेरे पास क्या नहीं है जी कि आप, क्योंकि फिर उनकी पर्सनल लाइफ पर ये करना चाह रहे हैं मोदी बिल्कुल जी की बिल्कुल, मैं पर्सनल मैं लाइफ, उसी पे जा रहा हूं सर। उनकी पर्सनल लाइफ को फिर विवाद में लाना चाहते हैं, जी जब वो पर्सनल लाइफ में विवाद लाने के लिए और कुछ नहीं है उसमें। जी देखिए, जैसे चाइल्ड मैरिजेस होते थे, कभी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब पहले से ही वो अलग हो गए थे, जी उसका कोई विवाद नहीं था। आपको याद होगा 14 में भी ये कोशिश की गई थी ये बात लाने के लिए, कुछ लोगों ने उनकी, उनसे भी जाके मिले थे जो मोदी जी की जिनके साथ उनका शादी हुआ था, वो एक प्रकार से बाल विवाह था, तो जी उनको भी ज्यादा स्टेटमेंट लेने की, उनको राजनीति में घिसाड़ने के लिए कोशिश हुई थी, लेकिन वो विफल हुआ, मतलब
फेल हुआ। अब जाके हम देख रहे हैं कि फिर वही कोशिश कर रहे हैं लालू जी। लालू जी ये सोच रहे हैं कंजर्वेटिव वे ऑफ इश्यूज को लाने से लोगों के अंदर मोदी जी की परिवार को लेकर ये होगा, भाई परिवार क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं। मुझे नहीं लगता लोगों के सामने ये कोई मुद्दा है या इसको आप मुद्दा कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी के जो आज की तारीख में जो स्टैंडिंग है, वो जिस तरह देश को सेवा किया है, देश के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, आगे जाके उनको कैसे करने का क्या कार्यक्रम है, यही बात है। इससे मुझे लगता है कि और भी डिफिटिस्ट अप्रोच नजर आ रहा है मुझे। और ये सारे जो मॉडर्निस्ट अपने आप को बड़े मॉडर्निज्म में विश्वास करते हैं और अपने आप को बड़े मॉडर्न आउटलुक कहते हैं, उन उन लोग सब चुप पे हैं। जी ये मुझे आश्चर्य लग रहा है। सर, वो तो चुप ही रहेंगे ना। जो संदेश खली पे चुप हो सकता है वो ऐसे कमेंट पे क्यों नहीं चुप हो सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि लालू ने यहाँ पे मोदी के अगेंस्ट अपनी मर्दानगी को दिखाने की कोशिश की है कि भैया मैं मर्द हूं, मेरे नौनो। देखिए ये इस तरह सब लोग ऐसे सोचेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो बिहार जनता के लिए एक अच्छा एक सब्जेक्ट हो सकता है। जी लेकिन उससे ज्यादा देखिए वो दो बात दिखा रहे हैं, बच्चा क्यों नहीं पैदा किया वो बात नहीं, उससे ज्यादा आप फैमिली प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आपका फैमिली नहीं है, आप फैमिली वैल्यूज जानते नहीं है, यही बार बार इनकी है। जैसे लालू जी बार बार राहुल को भी बोलते भाई शादी क्यों नहीं किया, जी आप शादी जल्दी वो, आपको याद है एक पहले हिंदी अलायंस मीटिंग में भी बोले थे जो राहुल जी को पसंद नहीं था। जी और उस समय यही बात आई थी, भाई सारा मीटिंग के बाद एक ही बात निकल आई कि राहुल जी का शादी करवाना है। जी। ऐसा कोई इंडी अलायंस का बड़ा एजेंडा है। क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने हिंदू की भी बात कही कि तुम हिंदू नहीं हो वगैरह वगैरह। हिंदू, हिंदुत्व, ये सब भी आजकल के मुद्दे हैं। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को जमकर झाड़ लगाई और उनको कहा कि आप एक लेमैन नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हैं और आप इस तरीके की सनातन धर्म को खत्म करने की बात नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स आपको मिले हैं, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टालिन का क्या रुख रहेगा? धीरज जी, अगर उनके पास सही काउंसिल मिलता है, लीगल काउंसिल की बात करता हूं मैं, और थोड़ा भी पॉलिटिकल विजडम है, तो इस मामले में उनको माफी मांगनी चाहिए और चीजों को अपॉलॉजी करके केसेस को विड्रॉ करने की और देखना चाहिए, क्योंकि अपने आप को इसमें डिफेंड करने के लिए ग्राउंड बड़ा लूज है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप साधारण आदमी नहीं हो, आप एक यू आर नॉट अ ले मैन, आप मिनिस्टर हो, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, और इस तरह एक धर्म पर तुम करते जा रहे हो आक्रमण, अटैक करते जा रहे हो, कुछ भी बोलते जा रहे हो, और आके कहते हो कि यू वांट टू एक्सरसाइज आर्टिकल 32। जी आर्टिकल 32 कहता है भाई जब आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। जी लेकिन आपने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को भी ये किया है। आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी, जी आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी बोले। जी और आपने देखा होगा जब ये इस तरह की बयानबाजी कब शुरू हुआ, जुलाई महीने में शुरू। क्यों शुरू हुआ? वो तैयारी हो रहा था उदयनिधि स्टालिन का एक पॉलिटिकल बूस्ट के लिए, और उसको उप मुख्यमंत्री बनने की चक्कर था। जी और आज उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि जो बातें वो बोले वो खुले मैदान में नहीं बोले थे, जी एक क्लोज्ड कमरे में बोले थे। वो बिल्कुल गलत है, वो सच नहीं है। जी वो खुले मीटिंग में ही बोले थे, और कॉन्फ्रेंस भी था कि सनातन धर्म को समाप्त करने की कॉन्फ्रेंस था, जी इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस था। और ये टिप्पणी पहले करने के बाद भी बार बार उदयनिधि ने उसको डिफेंड किया है। इतना तक कांग्रेस के लिए बड़ा भारी पड़ा ये चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। कई कांग्रेस नेता बोले कि डीएमके के ये जो सुपुत्र हैं इनकी टिप्पणी से हमें काफी नुकसान हुआ, और कांग्रेस उस समय मौन मौन साधी। इतना तक ये कहा गया था नहीं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि आप जो मर्जी बोल डालो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इससे अब इस तरीके के स्टेटमेंट देना और जहर पैदा करना, जितना भी ये इस तरीके की कोशिशें होती हैं, ऐसे नेताओं को एक जबरदस्त धक्का लगेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक
आज मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने कहा कोई रिलीफ नहीं मिला, जी क्योंकि उदयनिधि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आए थे कि कई राज्यों में उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए इसी स्टेटमेंट को लेकर, कहीं कर्नाटका में है, जम्मू कश्मीर में। तो वो आए थे ये सोच के कि सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस को इकट्ठा करके और चेन्नई में भी सुनवाई कर देंगे, जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जाके आप अपने हाईकोर्ट में जाके, विभिन्न हाईकोर्ट में जाके ये मांग, रिलीफ मांग। जी सर, सुप्रीम कोर्ट से ये जुड़ी एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी, जिसमें उन्होंने नोट फॉर वोट मामला जेएमएम का जो था, आज से तकरीबन 20 साल हो गए उस बात के। उस वक्त नोट फॉर वोट मामले में जेएमएम के लोगों को एक, समझ लीजिए, राहत सी मिल गई थी, क्योंकि उनको एक प्रिविलेज मिला हुआ है पार्लियामेंटेरियन होने के वजह से, कि आप पैसा लीजिए और अंदर में जो कुछ भी काम करते रहिए वो कर सकते हैं आप। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नोट फॉर वोट एंड नोट फॉर स्पीच, ये दोनों के दोनों मामले जब आएंगे तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, और पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट ऑफ करप्शन करता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन जेएमएम केस में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार माइनॉरिटी सरकार थी, और जेएमएम की सपोर्ट के बदले में एक्चुअल बैंक में पैसे जमा हुआ था उनको वोट के लिए, और उस वोट में आपको ये होगा, क्योंकि वो समय जो जिस समय ये हुआ था उस समय भी ये बातें सारे खुल के 1 साल के बाद खुल के आएगी कैसे दिया गया था, और जेएमएम ब्राइबरी केस बना था। लेकिन 98 में जब केसेस आए थे कोर्ट में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच इसको हियर किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही था, और उन्होंने उन्होंने एक ये लिया कि क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर को एक प्रिविलेज है, यानी एक प्रोटेक्शन है कि जो जो बोलते हैं वो अंदर, या जो जो भी काम करते हैं अंदर, उसको एक प्रोटेक्शन है, यानी कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता बाहर, कोर्ट के बाहर जो फ्लोर ऑफ द हाउस में होता है चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अगर पैसे लेके किसी सरकार को बचाने के लिए वो वोट किए वो या भाषण दिए वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यह है कि आपने पैसे लिया और यह फायदा पहुंचाया। जी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हाउस के अंदर भी आप पैसे लेके किसी के लिए फायदा पहुंचा रहे हो, वो करप्शन के एक्ट के अंदर आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो इसके बाद से मुझे लगता है सीबीआई, कई चीज केसेस हैं जिसमें लोग बरी होके चले गए, जी अब ये वाला फिर दोबारा खुलेगा। जी और सर। एक नया ये भी है, देखिए तुरंत प्रधानमंत्री इसको ये भी किया है, जी जी क्योंकि जेएमएम केस बहुत बड़ा केस था, लेकिन फाइनली उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के वजह से आईटी केसेस हुए। जी जी अच्छा, जी उस समय जेएमएम को जो एमपी थे वो सीधा जाके बैंक अकाउंट में डाले, कैश डाल दिए थे। उस समय कोई ये नहीं था, लिमिट नहीं था, जी आप जितना कैश डाल सकते हो। लेकिन आज तो कानून बदल चुके हैं, लेकिन ये जो मामला क्लियर हो गया है कि भाई मैं हाउस के अंदर जो करूं, आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुझे पकड़ नहीं सकते हो, वो मामला भ्रम है, ये हो गया। कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई एमपी एमएलए का कोई इम्यूनिटी नहीं है। कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेरी कांड भी आया था सर, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, और उन्होंने बोला है कि कैश लेकर के या नोट लेकर के आप कोई बात भी नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। इसके बाद अब शायद सीबीआई और ईडी को अलग अलग केसेस और इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उनके पास सबूत है तो वो सीधा कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से और चीजें भी एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जी मनी लॉन्ड्रिंग से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का एस्टेब्लिश करेंगे। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम जो कहते हैं, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, उसका मनी ट्रेल तो एस्टेब्लिश करेंगे ही, लेकिन क्या है कि भाई उससे बच नहीं पाएंगे, ये नहीं कह पाएंगे भाई ये तो हाउस के अंदर तो मैंने किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, मान लीजिए आपने पैसा लिया और पैसे लेकर भी आपने मान लीजिए कुछ नहीं किए, तब भी आप इसके अंदर भी आएंगे अगर जी पैसे लिए हों तो। चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। हिमाचल और अरविंद केजरीवाल दिल्ली, ये दो सरकारों ने आज, एक ने बोला कि हर महिला को 1,000 रुपए मिलेंगे, दिल्ली सरकार ने बोला हिमाचल में खर्चा थोड़ा कम होगा क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम,
10 दिन बचे हैं अनाउंसमेंट में। 10 दिन पहले इस तरह की अनाउंसमेंट और इस तरीके की चीजें कितना काम करेंगी? हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रीबीज ने बहुत कुछ बदला है चुनाव को। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की क्या हालत है, पॉलिटिकल हालत, वो पता अभी क्लियर हो गया है। ये 18 साल से ऊपर लोगों को 2,000 रुपया हर महीना देंगे, हर महिला को देंगे, हर मतलब उसके लिए कोई कंडीशन रखा है जो इनकम टैक्स पेयर ना हो, वो सब बातें रखी है। फिर भी जैसे आपने बताया, कॉस्ट एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 2,000 करोड़, तो एक साल तो मिनिमम होगा, दो जी हजार करोड़ जी मिनिमम। जी और हिमाचल में पैसा ज्यादा है, 1,500 उन्होंने रखा है। जी एक प्रकार से मुझे लगता है ये अपने आपने एक बचाने के लिए, अपने आप को बचाने, सुक्खू सरकार वैसे ही अभी माइनॉरिटी सरकार है और बहुत मुश्किल से बजट पास करा लिया लोगों, ये उनको एक्सपेल करके, जो रिबेल्स को एक्सपेल करके। और यहाँ पे आज इसी दिन ये घोषणा हुई है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो ईडी के सामने जा सकते हैं जी 12 तारीख के बाद। उन्हें तब तक वो एक्सपेक्ट कर रहे, डेट आ जाएगा, जी 13, 13, 14 डेट आ जाएगा। जी तब ये यहाँ पे गवर्नमेंट विल बी, ये गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट होगा जी। और वीडियो के माध्यम से पेश होंगे बिल्कुल, मैं वही एक्चुअल। कहने वाला था कि वीडियो के यानी माध्यम। वो उनको लगता है कि भाई एक्चुअल ईडी ऑफिस चले जाएंगे, दफ्तर चले जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे। जी जी। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, मैं चोर वोर कुछ नहीं कह रहा हूं, भगवान करे ना हो चोर, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगा है वो कंडीशन से रख रहे हैं कि हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। आपको याद होगा, हेमंत सोरेन ने भी इसी तरीके की कंडीशन रखी थी कि मैं ईडी ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम हमारे घर पे आओ। तो उतनी हिम्मत तो अरविंद केजरीवाल भी दिखा सकते थे कि घर पे आके पूछ लो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या मैटर है? नहीं, वही देखिए, सीधी बात है, वो डर रहे हैं जी कि अगर कहीं ऑफिस में जाके पेश होंगे तो उनको पकड़ ले। जी और उससे बचाने के लिए, और एक तरफ से ये जो इमेज बन रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं, जी ईडी से सामने डर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भाई वर्चुअली मैं अपेयर करूंगा। मुझे लगता है ये कोर्ट के सामने ये सारे कंडीशंस, देखिए ईडी का पूरा पावर है, जो जिसको वो समन करता है उनको आना ही पड़ेगा, जी उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, ये केवल डिलेइंग टैक्टिक्स है। और मुझे लगता है कि दीज आर ऑल सब सोच रहे हैं भाई ऐसे करके हम निकल जाएंगे, ऐसे करके निकल, स्मॉल ट्रिक्स, जी। जब मामला सीरियस है। सर, आपने एक दूसरी बात कही कि अभी केयरटेकर गवर्नमेंट हो जाएगी चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, तो क्या ईडी अपना काम करना बंद कर देगी? नहीं, ईडी का तो कोई, उसका क्या केयरटेकर है। तो खतरा खतरा तो फिर भी नहीं टाला ना? नहीं, नहीं टाला फिर, लेकिन वो कह सकते हैं भाई सरकार अभी कैसे हमारे ऊपर कर रही है, जी ये तो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। जी देखिए अरविंद केजरीवाल का अप्रोच यही है भाई, किसी तरह, अब ये जो वाला मामला आ गया, वो कहेंगे भाई हम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते थे इसलिए हमको अरेस्ट कर दिए, हमारी जी सरकार को गिरा रहे हैं। जी तो जी मुझे लगता है ये सारी चीजें एक फायर फाइटिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए वो अरेस्ट हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी के अंदर क्राइसिस हो जाए, या सरकार की गिरने की संभावना बढ़ जाए, वो सब टालने के लिए एक तरफ एक बड़ा कैरेट रखे हैं भाई ये सब महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को कैसे बचाएं, इसलिए कह रहे हैं भाई हम तो पेश होना चाहते हैं लेकिन वर्चुअल। अब ईडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेंगे भाई हम तो पेश होना चाहते थे, आपने हमें वर्चुअल पे कंडीशन पे माना नहीं। पहले कहते रहे थे कि ईमेल से जवाब दे दूंगा। तो एक प्रोग्रेस तो है सर, कि एक तो ईमेल से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आए, और दूसरा ये 1,000 रुपए का फायदा हो गया दिल्ली की सारी महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की, या जिस तरीके से आपने बताया कि जो इनकम टैक्स नहीं भरती है, रिटर्न नहीं भरती है, वगैरह वगैरह, उन सारे लोगों को। अब चलते चलते हम एक दूसरे मुद्दे पे आना चाहते हैं सर। सैटरडे को बीजेपी की पहली लिस्ट आई, 195 नामों में से 2 नाम वापस ले लिए गए। एक में तो सरासर दिख रहा था कि जो इनका इलेक्शन मैकेनिज्म है बीजेपी का, पवन सिंह के मामले में वो फेल था। दूसरा, विरोधियों ने फेल कर दिया उपेंद्र रावत के मामले में। इतना सब कुछ होने के बाद इस तरीके से कैसे होता है सर कि गलती होती है? वो भी बड़ा आश्चर्य बात है कि आपको कैंडिडेट का इतना बैकग्राउंड चेकअप होता है, सर्वे होता है, ये सब होने के बावजूद इस तरह एक कैंडिडेट को आप लाते हैं। अवश्य वो लोकप्रिय हैं, वो भोजपुरी सिंगर हैं, एक्टर हैं, लेकिन जैसे उनका नाम आता है वो स्वयं उसको पहले रिएक्शन में वेलकम करते हैं।
जी उसके बाद उनकी जो वीडियो सामने आ जाता है कि किस तरह उन्होंने वीडियो बंगला मतलब बंगाल के जो महिलाओं के बारे में किस तरह वीडियो सब किए, जो वीडियो एक प्रकार से ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है और ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है जी महिलाओं को। तो वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। दूसरा, इनका जो पहला इंटरव्यू भी था, एक एक बडिंग पॉलिटिशियन, उसकी क्या विचार होनी चाहिए समाज के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल सर। और उनका क्या विचार उन्होंने रखा कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी ले ही लूंगा, ये चाहिए वो चाहिए। मतलब उससे लगा कि ये टोटली ग्रीन ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ग्रीन ऑन ऐसा ग्रीन ऑन है, वो सोच रहा है कि ये आकर लोगों के लिए क्या करेगा नहीं बता पाए, और मुझे इस पद से मैं क्या हासिल करूंगा शुरू कर दी। जी तो ये बिल्कुल मोदी जी की जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब वो तो प्रधान सेवक कहते हैं और जो संसद है वो तो सेवक ही है, लेकिन सेवक का अगर विचार ऐसा हो, वो भी प्रिविलरी विचार, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल एक शॉकिंग ये था। और पवन सिंह के मामले में तो सर मैं इतना कहूंगा कि ये फैसला हवा में लिया गया था, किसी को पसंद नहीं था। क्योंकि जैसे ही पवन सिंह ने इस बात की घोषणा की ट्विटर पे, तो अमित मालवीय बीजेपी के जो बंगाल के प्रभारी भी हैं, उन्होंने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया। और इतना तो साफ समझ में आ गया कि बीजेपी खुद चाहती थी या बीजेपी के लीडर्स चाहते थे कि ये ना लड़े वहां से चुनाव। नहीं, उसका तो कार एक बात बताइए, जब बीजेपी के लीडर्स ही नहीं चाहते तो ये कौन था जिसने इनको एयर ड्रॉप किया? नहीं, वो ऐसा है कि आसनसोल जो चुनाव क्षेत्र है, जी वहाँ पे 55% बाहर के लोग हैं। वहाँ पे ज्यादातर बिहार और झारखंड के हैं। जी हिंदी बोलने वाले ज्यादा है, बंगाली बोलने वाले कम है। जी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कोल बेल्ट है। और क्योंकि वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा सिटिंग एमपी है। पहले बाबुल सुप्रियो था जो बीजेपी में था, फिर बंगाल असेंबली इलेक्शन के बाद वो चला गया था बीजेपी में और वो इस्तीफा दे दिया था। फिर जी एमएलए इलेक्शन लड़के फिर वहां पे मंत्री बन गया है। जी जो वहां बाई इलेक्शन हुआ था वह शत्रुघ्न सिन्हा खड़े होकर जीत गए थे। जी तो लग रहा था भाई शत्रुघ्न जो बिहारी बाबू हैं उनके खिलाफ इनको खड़ा करेंगे, एक दूसरे बडिंग बिहारी बाबू। जी। और वो पूरा बैकफायर हो गया मामला। काश काश एक इंटरव्यू ले लेते सर, ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते। 195 में से 2 विकेट डाउन हो गए। दूसरी जो लिस्ट निकलेगी, क्या बीजेपी कुछ करेगी? मतलब कहीं ना कहीं कोई और स्क्रीनिंग अपनी तगड़ी करेगी? क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूं कि 8 मार्च को, जिस दिन वुमेन्स डे है, उस दिन फिर से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। सो ऐसे में क्या कुछ और ज्यादा महिलाओं की भागीदारी 8 तारीख को होने वाली बैठक में दी जाएगी? हाँ, ज्यादा विमेन को देने की बात है, लेकिन 8 तारीख मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में होंगे। और बशीरहाट जिस चुनाव क्षेत्र के अंदर संदेश खाली पड़ता है, और वहां पे ये महिलाओं की अत्याचार को लेकर बात करेंगे। यही तो कारण था पवन सिंह, जब आप संदेश खाली को बड़ा इश्यू बना रहे हैं, तो पवन सिंह जैसा एक सिंगर जिन्होंने बंगाल महिलाओं को लेकर ऑब्जेक्टिफाई करके गाना अगर गाए हैं, तो फिर इसको आप रिकंसाइल नहीं कर सकते ऐसे मामले में। तो अवश्य मुझे लगता है ये जो एपिसोड हुआ है, पवन सिंह का एपिसोड या उपेंद्र रावत का एपिसोड, ये दोनों एपिसोड बीजेपी के लिए एक प्रकार से वेकअप कॉल है। ये हमेशा एक डर बीजेपी नेताओं के अंदर भी होती है कि बड़े जब ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जब लगता है कि भी ऑपोजिशन कमजोर है, सब जाके बड़े बड़े गलतियां होती, जो गलतियां ये इस केस में तो अभी विड्रॉ हो गया। मान ले, जैसे पिछले चुनाव में आपका याद होगा 2019 में जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब नॉमिनेट किए थे भोपाल से, तब भी ऐसे विवाद आ गया था क्योंकि उनके खिलाफ केसेस तब तक विड्रॉ नहीं हुए थे, ऐसा करके बातें थी। वो भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की कमेंट्री के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी कमेंट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।